सो गाइज़ कल जहाँ पे हमने वीडियो छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल कुछ बीच में क्लासेस शुरू हो गई थी तो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 9। हमने इसमें दो मेथड सीखे, या तो ये या तो ये। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको हम, आप बोलोगे सर आपने हमको दो फॉर्मूले लिखवाए, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखवाया और एक इंडिपेंडेंट इवन लिखवाए, उसके तीन तीन फॉर्मूले। तो ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा उसमें। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने मल्टीप्लिकेशन ये थ्योरम क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये पढ़ा था। अगर उल्टा हो गया तो सही कर लेना। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था, क्योंकि मेरे को याद नहीं, कल की वीडियो में शायद हो सकता है कि ए अपॉन बी भी हो सकता होगा, कि ए एंड बी का क्या होता है कि जब ए ऑलरेडी हो चुका है और बी जब ए ऑलरेडी हो चुका है। देखो, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का जब ए ऑलरेडी हो चुका है। तो बेसिकली हमने जो कल प्रूफ किया था उसको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। देखो, हमने क्या प्रूफ किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि बच्चे कई वीक होते हैं तो उनको दोबारा से ज़रूरत होती है। ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमको पता है। अगर मैं ये ऊपर ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू, एक तो ये था और ये। अगर देखो b की जगह मैं a लिख दूं और यहाँ a अपॉन b की जगह b अपॉन a कर दूं, उल्टा कर दूं सारा। b की जगह a की जगह b की जगह a। ये क्यों उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। चाहे इंटरसेक्शन b लिखो या b इंटरसेक्शन a लिखो, एक ही बात है। तो बेसिकली ये दो थ्योरम्स हमने पढ़े थे, किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, कि जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए अपॉन बी का। इसका मतलब क्या है कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, तो बी ऑलरेडी हो चुका है, साथ में ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, या ए गिवन और बी व्हेन ए इज गिवन। तो यहाँ पे अगर इसको मैं अप्लाई करना चाहूँ, ध्यान से देखना, हमको यहाँ पे क्या निकालना था, के ए मतलब किंग ए एस, और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब किंग की प्रोबेबिलिटी। अब इसके बीच में क्या है, एंड को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। फिर दोबारा किंग की प्रोबेबिलिटी, फिर दोबारा एस की प्रोबेबिलिटी। जब भी मैंने आपको बता रखा है एंड आएगा हम ये यूज़ करते हैं, या मल्टीप्लाई, और आएगा हम यूनियन यूज़ करते हैं, मतलब ऐड। ठीक है। अब देखो, ये क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ के, या ए ले लो या ई ले लो, चलो ए बी सी लेते हैं। चलो, ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि किंग आएगा, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, बी दूसरा किंग, सेकंड किंग। ए क्या था, फर्स्ट किंग, ये है सेकंड किंग, और ये है एस। तो फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी ए, सेकंड किंग जब ऑलरेडी फर्स्ट किंग आ चुका है, सेकंड किंग जब ऑलरेडी फर्स्ट किंग आ चुका है, क्या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा यहाँ पे। फिर तीसरा एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए इंटरसेक्शन बी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए भी हो चुका है और बी भी हो चुका है। देखो ध्यान से, हाँ ठीक है, ए अपॉन बी लिखेंगे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी हो चुका है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर ही डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज, मतलब आधी, क्योंकि बाकी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर भी है। तो एक काम करते हैं, हमने कल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सिखाया था आपको, आज हम सीखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस वील स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1।
तो ये आपको समझाना था। अगर आप इससे पिछला एग्जाम्पल देखो, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 आया था, 8 में हमारा आंसर क्या आया था, एक बार दोबारा से निकाल लो। एक आया था 10/15, 15 बॉल्स में से एक ब्लैक निकाल ली और फिर 9 बच गई तो 14। तो ये क्या है, पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ए और दूसरे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बी, जब ए ऑलरेडी अकर्ड, और इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी या ए इंटरसेक्शन बी ए की बात होती है, क्योंकि ए इंटू बी, इंटू मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि पहली ब्लैक बॉल आई, और बी क्या है कि दूसरी ब्लैक बॉल आई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ये होगी, और बी कब आएगा, जब ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही चल रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जो हमारे आंसर्स एग्जांपल 8 के भी निकले थे, दैट वर आल्सो बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं। आज मैं आपको इसका फेयर प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा कि फेयर प्रेजेंटेशन इसकी करनी कैसे है, जब मैं इसकी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो पहले सारे फॉर्मूले लिखते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के जो फॉर्मूले कल मैंने आपको बताए थे, वो दोबारा से साइड पे लिख देता हूँ, ताकि एकदम से आपको नया ना लगे। ध्यान से देखना, हमने कहा था अगर ई और एफ या ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए इंटरसेक्शन बी। ये होगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट आप सबको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि ए का होने का और बी का होने से आपस में फ़र्क नहीं पड़ रहा। ए अकेला भी वैसे ही है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी वही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। कि ए भी वही है और ए जब बी हो चुका है तब भी ए वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ए को बी के होने से, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब आज हमने सीखना है, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, हमने 11 में पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये वो तो नहीं है। तो पहले उसका मतलब सीखते हैं, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और बताता हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या बराबर होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जब ए और इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, दैट इज़ फाइन। जैसे अगर एक वेन डायग्राम से आपको समझाऊं, ये एक ए इवेंट है, ये एक बी इवेंट है। अब इसमें आप बताओ क्या कोई ऐसा एरिया है जो कॉमन है दोनों के बीच में? कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी ये है, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 0। जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट को अगर आपने वेन डायग्राम से शो करना है, वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये मत सोच लेना कि हाँ ए अलग है बी अलग है, नहीं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तभी तो उनमें कुछ कॉमन आता है। और वो जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ये बोलते हैं ना, 11th में सीखा था, 11th की प्रोबेबिलिटी और सेट्स अगर आते हैं तो सब कुछ आता है, वरना वापस से 11th की बुक खोलो, सेट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों रिवाइज कर लो, एक दिन लगा के, पूरा एक दिन लगा के कर लो, फिर प्रोबेबिलिटी 12th की पढ़ने आना। और अगर नहीं रिवाइज करने का मन तो मेरे पास आ जाओ घर बैठ के, या ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले लो, ताकि मैं 11th के 2 मिनट रिवाइज करा दूँ। जब तक आपको 11th की प्रोबेबिलिटी और 11th के सेट्स चैप्टर नहीं आते, अगर खाली रट्टा मार के पेपर दे दी हुए हैं, तो 12th की प्रोबेबिलिटी समझ ही नहीं आएगी। दूसरी बात, ये एरिया क्या था? ए इंटरसेक्शन बी, हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्शन कॉमन, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है। क्या है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चीज़ कॉमन है। तो अगर ये चीज़ कॉमन है तो कोई एरिया भी कॉमन होगा। भाई कॉमन में यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो वो जो नंबर है वो ये वाला है, ये, तो मतलब कोई एरिया कॉमन है, बिल्कुल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगी, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो बेसिकली ये बात आपने सोचनी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर नॉट इक्वल टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये आपने ध्यान से समझना है। ये कभी इसको ये मत सोच लेना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होते हैं एक से अलग वही इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट ऐसा होता है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ आता है, कुछ एरिया होता है, और इसमें इंटरसेक्शन बी कोई एरिया नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इंडिपेंडेंट में कुछ कॉमन होता है, बट ए के होने से बी को फ़र्क नहीं पड़ रहा और बी के होने से ए को फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। बस ये अंतर होता है इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास, चलो फॉर्मूले में लिख देता हूँ पहले बोर्ड पे, फिर हम एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाना था। ठीक है, और अगर ऐसा आ गया, ठीक है, और अगर ये भी फॉर्मूला लिख लो, अगर ये और 3 इवेंट्स आ गए, तीनों में कुछ कॉमन निकालना है, कॉमन, और ये मैंने साइन बता रखा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई की, ये भी और ये भी, बोथ एंड ये। ठीक है, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू बी इंटू सी, और ये सब आपस में नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस मतलब कि अगर टोटल नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब अकेला भी नॉट इक्वल टू 0। इन तीनों में से कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है जो 0 के इक्वल होगी। अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर 0 हो गया तो सारा 0 हो जाएगा, बट हम तो कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 0 होगी। ना ए की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ना बी की 0 होगी, ना ही सी की 0 होगी, क्योंकि तीनों में से कुछ भी 0 अगर हो गया तो सारा कुछ ये 0 हो जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, बट हमारा आंसर तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहेगा ताकि आपको इजी हो जाए। साथ में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के भी लिख देंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, या लिख ही देते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये हो गया, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट का, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की और बी के होने की जब ए की होने की और बी की होने की जब गलत हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की जब ए ऑलरेडी अकर्ड। और अगर 3 आते हैं तो ये तब होगा जी, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब डिपेंडेंट है, कि ए और बी डिपेंडेंट है आपस में, और जब डिपेंडेंट नहीं है तो ये लगा दो बी की जगह पे। जब डिपेंडेंट नहीं है तो बी को ए से फर्क पड़ेगा, नहीं तो खाली बी लिख दो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की जब, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की जब ए ऑलरेडी अकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के होने की जब ए और बी दोनों अकर्ड। ठीक है जी, ये आपके फॉर्मूलेज हो गए। ए के होने की जब बी ऑलरेडी अकर्ड, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की जब ए ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की होने की जब ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की होने की जब ए और बी दोनों हो चुके हैं। ये तब है जब ये डिपेंडेंट होंगे, तभी तो बी को ए से फर्क पड़ रहा है, तभी तो बी को ए से फर्क पड़ रहा है, सी को ए और बी से फर्क पड़ रहा है कि ए और बी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो बी को ए से फर्क पड़ेगा, नहीं तो खाली बी लिख दो।
सी को ए बी से फ़र्क पड़ेगा, नहीं, खाली सी लिख दो। बी को ए से फ़र्क पड़ेगा, नहीं, खाली बी लिख दो। ये बेसिकली दोनों थ्योरम सेम है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, अगर डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 10। बुक्स में एग्जाम्पल्स पढ़िए आप लोग। अ डाई इज थ्रोन, एक ही डाई है। E is the event number appearing is a multiple of 3. F is the event number appearing is even. Find E and F कि E and F इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो अगर दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है अलग अलग, आंसर सही आता है तो मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आता, ऐसे में आता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। हम चेक करते हैं कैसे। पहले देखते हैं सैम्पल स्पेस क्या है हमारा। एक डाई थ्रो किया है तो व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस, 1 2 3। देखो जहाँ सैम्पल स्पेस बना करे वहाँ बना लिया करो, और जहाँ नहीं वहाँ रहन दिया करो। ठीक है। अब व्हाट इज़ ई इवेंट। ई कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब पहले अपना इवेंट बनाओ। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं, 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई, 2/6। यही फॉर्मूला होता है ना, एन ई अपॉन एन एस, यही होता है ना। तो 2/6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1/3। अब एफ को चेक करते हैं। देखो मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता। ई पहले सैंपल स्पेस डाई इज थ्रोन बना दिया, फिर ई पढ़ा, अब दोबारा से पढ़ेंगे एफ। एफ बी द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज इवन, कि जो नंबर इवन होगा, एफ है इवन का। इवन कौन से है जी, 1 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एफ की, 3/6 मतलब 1/2। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हम चेक कर लेंगे ई एंड एफ, इसको एंड बोलते हैं, बार बता चुका हूँ। ई एंड एफ को चेक करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ को चेक करें तो ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, ई कितनी है, ये मल्टी, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई चेक करो। एफ की कितनी आ गई, 1/6। ठीक है। अब दूसरे फॉर्मूले से चेक करेंगे और पता लग जाएगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं। करो, पहले ये मत करो, ये बाद में करेंगे चेक करने के लिए। पहले आप ई एंड एफ का इवेंट बनाओ। हमको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन इवेंट बनाएंगे कि जो ई में भी आता हो और एफ में भी आता हो। ई और एफ में क्या चीज़ कॉमन है जी, एक तो ये 6 कॉमन है कि नहीं, एक 6 ही कॉमन है बस। ठीक है, खाली 6 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ कितना हो गया। तो पहले इंटर चेक करने के लिए देखो हमको ये चेक करना है, ये इक्वल टू ये है कि नहीं। पहले ई निकाला, ई की प्रोबेबिलिटी, एफ निकाला, एफ की प्रोबेबिलिटी। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाल रहे हैं, 6 कॉमन है, 2 4 6 3 6 में सिर्फ 6 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6। सैम्पल स्पेस 6 का है, 1/6 करना होता है। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आई 1/6। अब क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी है, चेक करो। ये कितनी आई, 1/6, बिल्कुल सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आई, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है, 1/2। इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है जी। देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे चेक किया, ई की अलग निकाल ली, एफ की अलग निकाल ली, और ई इंटरसेक्शन एफ की अलग निकाली हमने। जब तीनों की निकाल ली तो हमने चेक किया ई इंटरसेक्शन एफ की ये है, ई की ये है, और ये इस सेटिस्फाई करती है, इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती है। दैट इज़ वाई दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत ध्यान से समझो क्योंकि एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। चलो फॉर्मूले लिखे रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, मिटाते रहेंगे। 2 साइड्स मैं बोर्ड के नहीं यूज़ कर रहा। एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे 12 और 13 अगली वीडियो में, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, 12 भी आज ही करेंगे, 13 अगली वीडियो में। एक अनबियास्ड डाई, एक डाई है तो सैंपल स्पेस आपको पता लग गई। फिर से क्या आएगी, ठीक है, और एन एस कितना हो गया, 6। लेट इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो
एंड बी इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। अच्छा, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट, हाँ ए और बी, पहले ए को चेक करेंगे जी, ए इवेंट कि एक ऑड नंबर आएगा फर्स्ट थ्रो पे, एक अनबियास्ड डाई को थ्रो किया है ट्वाइस, तो ये सैंपल स्पेस गलत हो गया हमारा, क्योंकि मैंने खाली आधा क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने एक डाई दो बार थ्रो किया है ना। जब एक डाई को दो बार थ्रो करेंगे तो एन कितना आएगा, एन आएगा, पहली बार थ्रो करेंगे तो 6 इवेंट्स, दूसरी बार थ्रो करेंगे तो 6 इवेंट्स, तो 36 आएगा। जो हमारे केसेस नहीं बनते 1,1, 1,2, 6,6 तक जाते हैं, 36 इवेंट्स ही वो वाली बात हो रही है। ठीक है, नाउ कह रहा है कि एक ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, कि फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर आए, ऐसे कितने इवेंट्स बनेंगे कि फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर आए। देखो ऑड पहले पे 1,1, 1,2, मतलब 1 वाली पूरी लाइन 1,6, फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर है, सेकंड पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 2 वाली लाइन आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 2 में तो फर्स्ट थ्रो पे इवन आ गया ना, 3 वाली आएगी, 3,1, 3,2 से 3,6 तक, फिर 4 वाली लाइन नहीं आएगी, फिर 5 वाली आ जाएगी, 5,1, 5,2 से। ठीक है जी, फर्स्ट तो ये आपका सैंपल सॉरी इवेंट है, तो कितने हो गए, 6 ये, 6 ये और 6 ये, 18 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई, 18/36, इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए बी पहले चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, कि सेकेंड थ्रो पे ऑड आ जाए। अब ये थोड़ा सा टिपिकल आ गया, सेकेंड थ्रो पे ऑड आना चाहिए, तो सेकेंड थ्रो पे ऑड कैसे आएगा, फर्स्ट थ्रो पे मतलब कुछ भी आ सकता है, बस सेकेंड थ्रो पे ऑड चाहिए। चलो देखते हैं, 1,1 सेकेंड थ्रो पे ऑड हो गया, फर्स्ट पे कुछ भी आ सकता है, तो 1,2 आएगा, नहीं, सेकेंड थ्रो पे कीजिए ऑड, 1,2 आएगा, नहीं, 1,3 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1,4 नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड थ्रो पे ऑड चाहिए ना, 1,4 नहीं आएगा, 1,5 आएगा, मतलब 1 की लाइन में 3 इवेंट्स, फिर 2 पे पकड़ लो, 2,3 एंड 2,5 सेकेंड थ्रो पे ऑड चाहिए। फिर ऐसी तरह 3,1, 3,3, 3,5 सेकेंड थ्रो पे ऑड करते करते हमारा ये जाएगा 6,1, 6,5। ठीक है, और ये आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो हर लाइन में कितने हो गए, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी, ये भी 1/2 आ गई। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अगर इक्वल आ गई तो इंडिपेंडेंट है, ऐसा कभी नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में ए और बी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आई थी, एक की आई थी 1/3, एक की आई थी 1/2, इनको मल्टीप्लाई करके 1/6 आया था। क्या ये इक्वल है, नहीं थे इक्वल, तब भी इंडिपेंडेंट थे, ये नॉट इक्वल थे तब भी इंडिपेंडेंट थे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि इक्वल होंगे तो इंडिपेंडेंट होंगे, इक्वालिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। नाउ आपने खुद चेक कर 18 कैसे है, 3, 3, 3 3 और 3 × 6, ये 6 तक जा रहा है, 4 की लाइन भी आएगी इसमें, 5 की लाइन भी आएगी इसमें, करते करते तो हर लाइन में 3 3, टोटल 6 लाइनें हैं, 6 3 18 हो गया केस। ठीक है, जिसको ये ना समझ आया स्क्रीनशॉट भेज दिया करो या अलग से एक क्लास ले लो। अब हमें ये चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो पहले चेक करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, जो ए में भी आता हो और बी में भी आता हो। ऐसे कितने केस हैं जो ए में भी आता हो, मतलब कि ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। ए क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, और बी क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। ऐसे कितने हैं जो ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो भी आ जाएंगे, 1,1 ऑड ऑड, और इस लाइन में देखो 1,3 ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो, ऑड ऑन द सेकंड थ्रो 1,5 ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो, ये वाली लाइन, ये लाइन आएगी नहीं, इसमें इवन ऑन द फर्स्ट थ्रो। भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए क्या कह रहा है, ऑड ऑन फर्स्ट थ्रो, बी क्या कह रहा है, ऑड ऑन सेकंड थ्रो। तो ए इंटरसेक्शन बी की ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड ऑड ऑन द सेकंड थ्रो दोनों होने चाहिए। तो 3,1, 3,3, 3,5 ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो, ऑड ऑन द सेकंड थ्रो, 5,1, 5,3 एंड 5,5। तो ये हो गए आपके इवेंट्स
तो ये नहीं बनता मेरे से, हाँ जी, ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड ऑड ऑन द सेकेंड थ्रो। तो बेसिकली कितने इवेंट्स हो गए ये वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3 3 6 3 9, 9/36 मतलब 1/4। ठीक है जी। तो यहाँ से और यहाँ से देख के कॉमन निकालना मुश्किल है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें कुछ चीज़ें खा चुके हैं जो नहीं लिखी, इसमें भी डैश 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 लिखा है जो नहीं लिखा। लेकिन अब अगर सोचें, ए क्या था, ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो, बी क्या था, ऑड ऑन द सेकेंड थ्रो, और दोनों को देखो, ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो, ऑड ऑन द सेकेंड थ्रो, सारे नंबर वही हैं जो ऑड ऑन द फर्स्ट थ्रो है और ऑड ऑन द सेकेंड थ्रो है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा सही आ रहा है आंसर। तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/4। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अगर ये आ जाती है तो है, ये कितना आया 1/4, ये कितना आया, ये आया था 1/2, और ये कितना आया 1/2, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, देयरफॉर दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आपने ए अलग निकाल लिया करो, बी अलग निकाल लिया करो, ए इंटरसेक्शन बी अलग निकाल लिया करो, तीनों को निकालने के बाद रिलेट करो फॉर्मूले में। अगर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। और अभी मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा, अभी अनसॉल्व भी कराऊंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 12। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, कंसिडर द इवेंट ई। ठीक है, जब 3 कॉइन्स टॉस करोगे, 3 कॉइन्स, तो सैंपल स्पेस कितनी बनेगी आपको पता है, पहले कॉइन की 2, दूसरे कॉइन में 2 और तीसरे कॉइन में 2, 8 बनेगी। और हम 2 का क्यूब भी करते हैं, वो पता है आपको, एच 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 टी एच, वो आपको बनाना आता होगा, वो नहीं बना रहा मैं सीधा ई पे आ रहा हूँ। ई क्या कह रहा है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब कि या तो 3 हेड्स हो और 3 टेल्स। तो ये और वर्ड को ध्यान रखना, और का मतलब होता है या तो यूनियन या फिर ऐड। ठीक है, मैंने करा रखा है आपको। ठीक है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब 3 हेड्स होंगे या 3 टेल्स होंगे, सीधी सी बात है, 3 हेड्स और 3 टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई, ठीक है। अब एफ आ जाओ, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब, एटलीस्ट का मतलब मोर देन इक्वल टू बता रखा है मैंने, हर जगह बार बार लिखता हूँ मैं ताकि याद हो जाए। एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन इक्वल टू। अब वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब मोर देन इक्वल टू 2 हेड्स। ठीक है, कि 2 हेड्स, सॉरी 2 हेड्स, या 2 हेड्स हो जाएंगे या मोर देन 2 हेड्स भी ले सकते हो और 2 से ज़्यादा 3 हेड्स भी ले सकते हो। तो सैम्पल स्पेस बनाएं, पहले 2 हेड्स का बनाएंगे फिर 2 से ज़्यादा का बनाएंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। पहले 2 हेड्स पकड़ेंगे, कहाँ कहाँ आता है, एच एच टी, देखो कैसे बनाते हैं इसको, एच एच टी। अब ये टी यहाँ पे है ना, इसको यहाँ ले आओ, एच टी एच। अब इस टी को दोबारा आगे ले आओ, मतलब टी को चलाते रहो, पहले यहाँ था यहाँ ले आए, अब यहाँ ले आओ, तो क्या बन गया, टी एच एच, मतलब 2 हेड्स हमारे हो गए कंप्लीट। उसके बाद अब 3 हेड्स वाला केस, और 3 से ज़्यादा तो होते ही नहीं, तो यही हो गया आपके केस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे एफ़ की, 4/8 जो कि आती है 1/2। ई हो गया, एफ हो गया, अब आ रहा है जी। जी क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, एटमोस्ट कहाँ गया, 2 हेड्स, कि लेस देन इक्वल टू 2 हेड्स, 2 से कम, ये 2 से ज़्यादा। लेस देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन भी है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम। तो पहले 2 हेड्स बनाते हैं, ये ऊपर बने हुए हैं, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये 2 हेड्स हो गए। अब 2 से कम मतलब 1 हेड, 2 से कम तो 1, देखो 2 से ज़्यादा 3 हेड लिए थे, अब 2 से कम में 1 हेड लेंगे। 1 हेड अगर आता है तो एच टी टी, 1 हेड यहाँ आ सकता है, बीच में आ सकता है,
या कोने में आ सकता है। अब इस H को घुमाते रहे आगे। तो ये केस बन गए आपके टोटल कर करा के 1 2 3 4 5। अच्छा ये भी तो है, एक और भी आएगा। क्यों? एट मोस्ट का मतलब है लेस देन, कि 2 या 2 से कम। ये हो गए 2, ये हो गए 2 से कम, मतलब एक H। और 2 से कम में 0 भी तो आता है, तो साथ में ये भी आएगा कि नो हेड। ये हो गए 2 हेड एक लाइन, ये हो गए 1 हेड, ये हो गया नो हेड, 0 हेड, वो भी तो इसमें आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपके पास आ जाती है जी 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। अब ये तो हो गया हमारे 3 केस। फिर हमारा चौथा केस है कि चेक करो कि क्या ये वन ऑफ द पेयर्स EF EG एंड FG कौन से इंडिपेंडेंट है और कौन से डिपेंडेंट है। तो सबकी चेक करनी पड़ेगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, खाली इनकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा और एक एक करके हम चेक करेंगे कि किस किस की प्रोबेबिलिटी कैसी कैसी है, ठीक है। या ऐसे यहीं पे चेक कर लेते हैं, चलो। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, इसको मिटा देते हैं, चलो। अब तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे। पहले प्रोबेबिलिटी चेक करनी है EF की। किसकी चेक करनी है? EF की। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे E इंटरसेक्शन F की। अब बताओ E और F में क्या कॉमन है? E और F में क्या कॉमन है? H कॉमन है और T कॉमन है? नहीं, एक ही चीज़ कॉमन है, तो एक ही है खाली। सीधा प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ मैं। अब एक ही चीज़ कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है E एंड F की? 1/8, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर ये इक्वल आता है तो ये इंडिपेंडेंट है। ये आ गया 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी है? 1/2। बिल्कुल इक्वल है, देयरफॉर दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। आ जाओ अगला चेक करेंगे जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ निकलनी है E एंड G की। तो पहले E इंटरसेक्शन G बनाए। E इंटरसेक्शन G कितना है जी? E और G में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? अलग अलग कर देते हैं सबको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? H कॉमन है? नहीं। H आ रहा है? नहीं आ रहा, मिटा दो। क्या कॉमन है? सिर्फ T कॉमन है, एक ही इवेंट कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी, अगर आपने फेयर में लिखना है तो आप इसमें यहाँ पे पूरा सैम्पल स्पेस, ये बनाएंगे इवेंट, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। मैं आप हर बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको, देखो वीडियो होती है समझाने के लिए, फेयर में कराने के लिए नहीं है। फेयर में 2 बार करा दिया, लेकिन आप अगर रफली करना शुरू हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E एक ही इवेंट है, 1/8, ठीक है। ये भी 1/8 आ रहा है। तो अब इसको चेक कर लो फॉर्मूले में डाल के, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट F है? E ऑफ F नहीं, E डॉट G। और यहाँ पे 1/8 आ गया, इसके नीचे 1/8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चेक करते हैं, 1/8 E, 1/4 G, 7/8। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है आपस में इक्वल, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G इज नॉट इक्वल टू ये। तो यहाँ पे ये डाल दोगे, नॉट इक्वल का साइन डाल दो, देयरफॉर दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि इनकी आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि अगर E हो चुका है तो G के होने के लिए G होने के लिए E हो चुका है तो G होने के लिए फ़र्क पड़ता है E से। E होने के बाद अगर G हो रहा है तो उससे फ़र्क पड़ता है जी, ठीक है। दैट इज़ नॉट इक्वल। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा पॉइंट है, कौन सा चेक करना है? कहाँ गया क्वेश्चन? F एंड G को। तो F एंड G को चेक करते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन G को चेक करो। F एंड G लिखा है ना, एंड G, F एंड G, एंड G। हाँ जी, F और G में कुछ कॉमन है, देखते हैं, इसको हटाते हैं। HH T ये तीनों कॉमन है, ऊपर की लाइन कॉमन है, HHH नहीं है,
ठीक है, ऊपर की लाइन कॉमन है। ये क्या था, एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 या 2 से ज़्यादा, ये 2 या 2 से कम, तो 2 वाले कॉमन है। 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से कम, तो 2 वाले कॉमन है। 2H 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 तो कॉमन है। कितने इवेंट्स कॉमन है, 1 2 3 1 2 3 3 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी जी, 3/8। अब इसको चेक करते हैं फॉर्मूले में। ये आ गई 3/8। F कितना है, 1/2। G कितना है, 7/8। तो ये भी आप साफ साफ से चेक कर सकते हो, इट इज़ नॉट इक्वल। तो यहाँ डाल दो और यहाँ डाल दो आप, तो ये भी आपका डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सिर्फ ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट आया है, बाकी आपके 2 डिपेंडेंट इवेंट आए हैं। तो यू कैन ईजिली चेक इन द बुक। एग्जाम्पल नंबर 13 हम कल की वीडियो में करेंगे, पहले आज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराऊंगा। टोटल हमने आज जो ख़त्म करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक ख़त्म करने हैं। होमवर्क साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। कि 2 कार्ड्स करें हैं, तो पहले आप सैम्पल स्पेस बनाओ, कितना हो गया, 52 हो गया, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं आपके पास। अब 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक इवेंट बनाऊं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, कि दोनों ब्लैक हैं। तो ए क्या इवेंट बनाऊंगा कि फर्स्ट कार्ड ब्लैक, ठीक है। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड्स है आपके पास 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, अगर आपको याद हो। और जिसको नहीं याद मैं उसके लिए बना देता हूँ। 52 कार्ड्स होते हैं बेटा जी, 2 लाइंस आपकी ब्लैक की होती हैं और 2 लाइंस आपकी रेड की होती हैं, और हर लाइन में 13 कार्ड्स होते हैं। तो ब्लैक कितने हो गए, 26, और ये 13 कहाँ से शुरू होते हैं, ए से लेके ए, फिर 2 करते 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 के तक जाता है। सारी ऐसी जाते हैं, ए से लेके के तक, ए से लेके के तक, ए से लेके के तक, A 2 3 4 5 6 करके के तक, JQK। और इसका साइन आपका स्पेड होता है, ठीक है। थोड़ा मेरे को बनाना अजीब सा आता है, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा ये वाला आपका स्पेड के बाद कॉक होता है, ठीक है। ये ब्लैक होते हैं। फिर इसमें एक डायमंड होता है आपके पास और एक आपका हार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड ब्लैक, मतलब टोटल 26 ब्लैक है, पहला 26 आ सकता है। फिर सेकंड कार्ड ब्लैक, सेकंड कार्ड ब्लैक। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A ऑलरेडी आ चुका है, A मतलब 26 हो गए। अब जब A ऑलरेडी आ चुका है विदाउट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन में लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसे मजाक हो गया ये तो, विदाउट रिप्लेसमेंट, कि जब एक निकल चुका तो ब्लैक कितने रह गए, 25 ही तो रह गए। तो B जब A ऑलरेडी अकर्ड, तो ऐसे बनता है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। आ जाओ जी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B क्यों लिखा मैंने, जब क्वेश्चन में बोला ना बोथ आर ब्लैक, बोथ, तो ये जब तक बेटा देखो आप ये बोथ का मतलब, एंड का मतलब, और का मतलब, यूनियन, इंटरसेक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, इनके मतलब नहीं सीखोगे, प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो वो मतलब कहाँ से आएंगे, 11th की प्रोबेबिलिटी और सेट्स में से, या जितना आपको हो रहा है आपको याद करते रहो। अगर नहीं जाना 11th क्लास में तो यहाँ से जो समझा रहा हूँ बार बार, बोथ का मतलब दोनों का मतलब एंड, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, बोथ आर ब्लैक। तो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A हो चुका है, आ गया। तो अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी सोचो, पहले बोथ आर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, पहला ब्लैक, टोटल ब्लैक कितने हैं 26 आउट ऑफ 52, तो पहला पत्ता ब्लैक आ गया। मल्टीप्लाई, जब 26 में से एक ब्लैक जा चुका है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, मतलब निकाल के साइड फेंक दिया, रिप्लेस नहीं कर रहे उसको, ऐसा नहीं कर रहे कि निकाला फिर वापस डाल दिया, निकाला और फेंक दिया, रिप्लेस नहीं कर रहे,
निकाल के साइड पे कर दिया। अब ब्लैक कितने रह गए 25, क्योंकि 26 में से एक निकल चुका है। टोटल पत्ते कितने रह गए 51। क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग गई? बिल्कुल लग गई कि एक निकाल लिया 25 रह गए, एक निकाले 51 रह गए। और सेकेंड मेथड आपको बता रखा है 26C1 अपॉन 52C1 इंटू 25C1 अपॉन 52C1। मैं बार बार ये क्यों बताता हूँ, बच्चे का सर ये इजी है ना। किसी क्वेश्चन में जैसे आगे आगे बढ़ोगे 13.6 एंड मिसलिनियस तक, वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन इजी लगेगी, ये मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। चलो अभी इजी लग रहा है, कर लो अभी फ़िलहाल। तो इसका आंसर निकाल लेंगे, जो भी आएगा हम लोग लिख देंगे, पीछे से देख के लिख देते हैं 25 अपॉन 102। लेट मी चेक कि आंसर ठीक आ रहा है। 25 अपॉन, पहले तो ये काट देते हैं, हाँ तो ठीक तो आ रहा है, ये आपका आंसर है। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है क्योंकि इससे इसको फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। या एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया कैसे करने हैं, आप इसके क्वेश्चंस करो। अगली वीडियो में मैं इसके डाउट्स ले लूँगा। आपने क्वेश्चंस ख़त्म करने हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका होमवर्क है। कल मैंने वीडियो में कोई होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि मेरे को इंडिपेंडेंट इवेंट भी सिखाने थे। आज मैंने इंडिपेंडेंट भी सिखा दिए। म्यूचुअली मैंने जो फॉर्मूले लिखे थे उसको साइड पे एक बार लिख लो ताकि मुश्किल ना हो। इंडिपेंडेंट इवेंट के फॉर्मूले अलग हैं, म्यूचुअली कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के अलग हैं, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो ये आपका होमवर्क है 1 to 8, ये करके मेरे को सेंड करेंगे। इसके डाउट्स और साथ में जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं मैं आपको खुद कराऊंगा सारे के सारे विदाउट होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।